भाई इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की बहुत बात हुई। कब और कहां हुआ था इस साल ब्रिक्स सम्मेलन? इस साल 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2019 के बाद ये पहली बार था जब ये सम्मेलन ऑफलाइन हुआ। पर भाई होता क्या है ब्रिक्स सम्मेलन और ये कब स्टार्ट हुआ था? देख, अगर जानकारों की माने तो जब 2006 में न्यूयॉर्क में इसकी नींव रखी गई और 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो ये माना गया था कि ये दुनिया की बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं और इन अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक संस्थानों खासकर वित्तीय संस्थानों में ज्यादा प्रतिनिधित्व और महत्व मिलना चाहिए। अगर हम शुरू का ब्रिक्स का एजेंडा देखें तो वो ज्यादा इसी पर था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के ऊपर पश्चिमी देशों की जो मोनोपोली है कैसे उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन अब समय के साथ ब्रिक्स के अंदर दूसरी समस्या आ गई है। चीन काफी प्रभावशाली हो गया है। रूस और चीन के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि दोनों देश ब्रिक्स को एंटी वेस्टर्न मंच दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस बार क्या क्या हुआ ब्रिक्स सम्मेलन में? इस बार सम्मेलन का मुख्य एजेंडा संगठन विस्तार रहा, जिसे लेकर देशों में तनाव की स्थिति भी रही, क्योंकि रूस और चीन एंटी अमेरिका सिचुएशन बनाना चाहते हैं और इस वजह से संगठन विस्तार को लेकर देशों की राय अलग अलग रही। पर अंत में सबने मिलकर 23 में से 6 देशों को समूह में शामिल करने पर हामी भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है। भारत का मानना रहा है कि नए सदस्यों को जोड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा, बदलते समय के हिसाब से ढलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स के नए 6 सदस्य देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। मुझे खुशी है कि हमारी टीम ब्रिक्स के विस्तार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों, प्रक्रियाओं पर एक साथ सहमत हुई। ब्रिक्स के विस्तार का निर्णय बहुध्रुवीय दुनिया में कई देशों के विश्वास को और मजबूत करेगा। इसी दौरान 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बधाई मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये चंद्रयान का चांद पर पहुंचना भारत के लिए तो गर्व की बात है ही, पर साथ ही पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति से भी बात की है ना? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन में जारी गतिरोध के बीच गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के अनुसार प्रधानमंत्री ने शी के साथ बातचीत में भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर भारत की चिंताओं का जिक्र किया। क्वात्रा ने बताया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापना और एलएसी का सम्मान करना जरूरी है। पूर्वी लद्दाख विवाद पर विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा, पीएम मोदी और जिनपिंग ने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमति जाहिर की। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की ताकत क्या है और उससे भारत को क्या फायदा होता है? ब्रिक्स समूह में शामिल देशों की अपनी खास बात है। यह देश दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिनकी दुनिया की जीडीपी में करीब 31.5 की हिस्सेदारी। अब तक ब्रिक्स में शामिल सभी देशों में दुनिया की 41% से ज्यादा आबादी रहती है, जिसमें भारत अब लगभग सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन रहा है और भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि अगले 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके कारण ब्रिक्स में भारत की ताकत बहुत अधिक और बहुत अहम हो जाती है। ब्रिक्स विस्तार में कौन कौन से देश शामिल हुए थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गुरुवार 24 अगस्त को कहा कि हमने अर्जेंटीना, मॉरीशस, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। रामाफोसा ने कहा, हम ब्रिक्स के साथ साझेदारी बनाने में अन्य देशों के हितों को महत्व देते हैं। इस फैसले की घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में की। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए इतना उत्साह क्यों? मतलब मैंने सुना है कि 40 से अधिक देशों ने समूह में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। देख, जो देश ब्रिक्स की सदस्यता लेना चाहते हैं वे इसे WTO, IAMAF, वर्ल्ड बैंक और यूनियन जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले संगठन के विकल्प के तौर पर देखते हैं। ग्लोबल साउथ के देशों को लगता है या उनकी ज्यादा सुनी जाएगी।
उन्हें दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर कारोबार, वित्तीय मददों और निवेश हासिल करने का ज्यादा मौका मिलेगा। कई देश पश्चिमी वित्तीय और सहायता एजेंसियों की कड़ी शर्तों से परेशान हैं, लिहाजा वे ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद चाहते हैं। भारत ने इस विस्तार में कैसे निभाई अहम भूमिका? देख, ब्रिक्स देश यानी ग्लोबल साउथ देश जो कि वेस्ट कंट्रीज की मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं, उनका एक संगठन। उनमें से चीन और रूस तो पूरी तरह से एंटी अमेरिका हो गए हैं। उन्हें लगता है कि वो अमेरिका को हटाकर खुद सुपर पावर की जगह बैठ जाएं, लेकिन ऐसा करना काफी घातक सिद्ध होगा। ऐसे मौके पर भारत एक बड़े भाई की तरह इन सब देशों को संभालता है। भारत कूटनीतिक तरीके से काम लेता है। भारत ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज को कहा कि अपनी करेंसी में व्यापार करिए, ताकत को ताकत से खत्म करिए। जहां रूस और चीन ब्रिक्स के गुट बनाकर अपने तरह के देशों को इस समूह में जोड़ना चाहते थे, वहीं भारत ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर संतुलित और मजबूत देशों को चुना। मैंने सुना था कि कोई नई करेंसी की बात हुई है। हाँ, बात तो हुई है, यूरोपियन यूनियन की यूरो की तरह कॉमन करेंसी बनाई जाए, पर अभी यह प्रस्ताव के स्तर पर ही है। इसमें कॉमन डिजिटल करेंसी की बात की गई। चल, अब अपना डिजिटल फर्ज निभा और इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबको बता कि वो इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करे।